हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द DTPSB TGT नेचुरल साइंस सीरीज़। इसमें अभी हम कवर करें हमारी यूनिट आर एनवायरमेंट, जिसके ऑलरेडी हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं और आज हम इसका पार्ट 3 देखने वाले हैं, जो है ओजोन और ओजोन डिप्लीशन के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ओजोन लेयर के बारे में। देखो, लास्ट क्लास में ना हम पॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे और हम पढ़ रहे थे एयर पॉल्यूशन के बारे में। तो वो 2 तरीके का होता है, एक होता है ट्रोपोस्फेरिक एयर पॉल्यूशन, है ना, और एक होता है स्ट्रेटोस्फेरिक। अब ट्रोपोस्फेरिक ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, तो जो ओजोन वाला पॉल्यूशन है, ओजोन डिप्लीशन है, वो स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन में आता है। ठीक है, एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। और ये ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, ये एटमॉस्फेयर की अलग अलग डिफरेंट लेयर्स हैं। तो जो एटमॉस्फेयर की सबसे फर्स्ट लेयर है वो कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। ये जो ट्रोपोस्फेयर है, मैंने बताया था आपको, ये 11 किलोमीटर तक अप टू होती है और 11 किलोमीटर से ऑनवर्ड्स 50 किलोमीटर अराउंड तक हमारी कौन सी होती है? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ये जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है, इसी में 15 से 25 किलोमीटर के बीच, तो ये जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है, इसी स्ट्रेटोस्फेयर में 15 से 25 किलोमीटर के बीच क्या प्रेजेंट होती है? ओजोन। ठीक है, तो इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है ओजोनोस्फेयर, क्योंकि इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? ओजोन प्रेजेंट होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद रख के चलनी है ना। तो आप याद रखना, जो एटमॉस्फेयर की सबसे फर्स्ट लेयर है 0 से 11 किलोमीटर तक, वो क्या होती है? ट्रोपोस्फेयर। और 11 से 50 किलोमीटर, अराउंड 50 किलोमीटर तक क्या होती है? हमारी स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये कौन सा रीजन है? स्ट्रेटोस्फेयर। और ये स्ट्रेटोस्फेयर जो रीजन है, इसी के अंदर होती है ओजोन। इसीलिए जो स्ट्रेटोस्फेयर रीजन होता है उसको ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं, ओजोनोस्फेयर। ठीक है, अब देखो, अब इतना तो सबको पता होगा, ओजोन का मेन काम क्या होता है? ओजोन एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है और हमें सन की यूवी रेस से बचाती है। तो ओजोन का मेन काम होता है हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेस से सेव करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। देखो, हमें इस टॉपिक में आज पढ़ना है ओजोन लेयर बनती कैसे है, फॉर्मेशन कैसे होती है उसकी, उसका डिप्लीशन कैसे हो रहा है, कैसे वो इतनी थिन होती जा रही है, ये अब हमें पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ओजोन फॉर्मेशन की बात करते हैं। देखो, ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, ये बताया था अभी। और ये जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, ये कहाँ से कहाँ तक है? 11 से 50 किलोमीटर तक। ठीक है, 11 से 50 किलोमीटर तक ओजोन कहाँ से कहाँ प्रेजेंट होती है? इसमें 15 से 25 किलोमीटर का जो रीजन है बीच का, उसमें क्या प्रेजेंट होती है? हमारी ओजोन। ठीक है, अब ओजोन बनती कैसे है? ये बनती है डीकम्पोजिशन से, यानी ऑक्सीजन के डीकम्पोजिशन से बनती है। अब ऑक्सीजन का डीकम्पोजिशन किसकी वजह से होता है? यूवी रेस की वजह से। और जो यूवी रेस होती हैं, यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रेस। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस। और हम जिस रीजन में लाइक है, तो क्या विजिबल रीजन, इसलिए हम देख पाते हैं। हम अल्ट्रावायलेट रेस को और इंफ्रारेड रेस को नहीं देख सकते। तो जो यूवी रेस हैं, उनकी वजह से क्या डिकम्पोज होती है? ऑक्सीजन। और उस ऑक्सीजन के डिकम्पोजिशन से क्या बनता है? ओजोन। ठीक है, और ये जो यूवी रेज है, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 260 नैनोमीटर से कम होती है। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है? आपको बस इतना याद रखना है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन किसकी वजह से होती है? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। और डिकम्पोज करें हम, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने ऑक्सीजन, है ना, तो हम ऑक्सीजन का क्या कर रहे हैं? डिकम्पोजिशन, यानी इसको तोड़ना है। डिकम्पोजिशन मतलब तोड़ना, और तोड़ने के लिए हमेशा हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। तो इस एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सनलाइट से। और सनलाइट में कौन सी रेस की एनर्जी को ये यूज़ करेगा? यूवी रेस। अब जैसे ही इसके ऊपर यूवी रेस पड़ेंगी और सनलाइट, है ना, एच न्यू मैं पहले भी बता चुकी। हाँ, एच न्यू किस चीज़ के लिए लिखा है? एच न्यू यहाँ लिखा है फॉर सनलाइट, क्योंकि सनलाइट के अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, वेव प्रॉपर्टी भी और पार्टिकल प्रॉपर्टी भी। तो सनलाइट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फोटोन। ठीक है, और जो फोटोन्स की एनर्जी होती है उसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच न्यू से। एच न्यू मतलब फोटोन वाली एनर्जी। तो अगर कोई डिकम्पोज हो रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी वो क्या ले रहा है? फोटोन्स की एनर्जी को कैप्चर कर रहा है। अब इसमें भी बता दूं, ये जो फोटोन में न्यू है, न्यू सब जानते हैं क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। और जो बचा एच, एच क्या है यहाँ पर? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, वैसे यहाँ से नहीं आने वाला है, एनर्जी निकालने के लिए आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, वो बस छोटा सा था तो मैंने थोड़ा बता दिया आपको। ठीक है, चलो, तो क्या होगा? जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर सनलाइट और यूवी रेस पड़ेंगे, ऑक्सीजन हो जाएगा डिकम्पोज। अब डिकम्पोज होके क्या बना लेगा? ये 2 ऑक्सीजन ये है, देखो ये क्या है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, है ना। तो ये वाला जो है O2, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, और ये 2 अलग अलग एटॉमिक ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो ये हमें क्या मिलेगी यहाँ से?
एटॉमिक ऑक्सीजन। अब ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन होती है ये तो होती है अनस्टेबल, तो ये वाली जो एटॉमिक ऑक्सीजन हमें यहाँ पर मिली ये क्या है, अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब बहुत ही ज़्यादा ये रिएक्टिव होगी फिर, ठीक है। अब ये क्या होगी, रिएक्टिव। अब जैसे ही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है तो ये क्या करती है, इसके आसपास के जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, यह हमारी रिएक्टिव ऑक्सीजन जो हमें यहाँ से मिली है, किसके साथ रिएक्शन कर लेगी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर लेगी। एक ओ ये और दो ओ ये, तो क्या बन गया, O3। ये क्या बन गई, ओजोन बन गई। अब ये जो ओजोन है ये भी थर्मोडाइनमिकली अनस्टेबल होती है और ये फिर से टूट जाती है किसमें, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में। कैसे, देखो। अब देखा, ये जो O3 है इसके पास भी फोटोकेमिकल प्रॉपर्टी है। फोटोकेमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी, तो ये आराम से सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सन रेडिएशंस को। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था सनलाइट के लिए हम क्या डिनोट करते हैं, HNU। HNU का मतलब ही क्या होता है, सनलाइट, क्योंकि सनलाइट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं फोटोन, उनकी एनर्जी क्या होती है, HNU, ठीक है। अब ये जो है ओजोन, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगी, और कौन सी सन रेडिएशंस को, जिसकी वेवलेंथ होगी 200 से 300 नैनोमीटर के बीच, इस वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी। अब जैसे ही ये एब्जॉर्ब करेगी तो सनलाइट मिली ना, इसे एनर्जी मिली, तो ये भी डिकम्पोज हो जाएगी, और ये डिकम्पोज होकर क्या बना लेगी, एक ऑक्सीजन, और ये क्या बना लेगी, वो। इस तरीके से हमें फिर से एटॉमिक ऑक्सीजन मिल गई। ये एटॉमिक ऑक्सीजन फिर से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगी और क्या बना लेगी, O3। अब ये साइकिल चलता रहता है, फिर O3 O में टूटेगा, O ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, O3। इस तरीके से एटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेती है, ओजोन। और इस तरीके से हमारी ओजोन साइकिल क्या होती है, कंप्लीट। ओजोन टूटेगी तो क्या बनाएगी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ओजोन टूटेगी तो क्या बनाएगी, एटॉमिक ऑक्सीजन और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, O3। और इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता है, हमारी क्या बन जाती है, ओजोन बन जाती है। इसे क्या बोलते हैं हम, ओजोन साइकिल। तो ये था ओजोन का फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अभी मैंने बताया कि जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो कहाँ से कहाँ तक है, 11 से 50 किलोमीटर तक, ठीक है। अब इसमें जो 15 से 25 किलोमीटर का रीजन है वो कौन सा है, ओजोन का, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ओजोनोस्फेयर। तो ये वाला जो रीजन है इसे हम क्या बोलते हैं, ओजोन ब्लैंकेट। और ओजोन ब्लैंकेट क्या करती है, ओजोन ब्लैंकेट एक थिक लेयर होती है ओजोन की। अब 15 से 25 किलोमीटर तो एक थिक लेयर हो गई है ना। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है। प्रोटेक्टिव शील्ड मतलब हमें बचाना, किसी चीज से बचाएगी, है ना। सॉरी, देखो ये प्रोटेक्टिव शील्ड है, प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है और हमें जो सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशंस होती हैं, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, उससे हमें बचाती है, ठीक है। ये क्या करती है, जो सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब उनको एब्जॉर्ब कर लेगी तो उनको अर्थ पर आने से रोकती है, और जब वो अर्थ पर नहीं आएंगी तो हम तक नहीं पहुंचेंगी, और हम तक नहीं पहुंचेंगी तो हम जो वो हार्मफुल रेडिएशन से उनसे बच जाते हैं, अदरवाइज हमें स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है, राइट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखो, अगर मान लो सपोज करो अगर ये ओजोन लेयर नहीं होती तो क्या होता, तो जो सन की यूवी रेज है वो डायरेक्टली कहाँ तक आती, अर्थ तक, और हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती, स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, ऐसी बीमारियां हो जाती। तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि सपोज अगर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होती ही नहीं, अगर स्ट्रेटोस्फेयर में कोई ओजोन नहीं होती तो शायद अर्थ पर कोई लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी ये जो ओजोन लेयर है इतनी थिक कैसे होती जा रही है, और उसकी अगर ओजोन लेयर की थिनिंग होगी, डिप्लीशन मतलब लीशन मतलब आप ऐसे लगा सकते हो लेयर, और डी मतलब रिमूव होना, रिमूवल ऑफ एयर। तो रिमूवल ऑफ एयर का मतलब है ये जो ओजोन लेयर है इसका थिन होना। तो ये अब क्या होती जा रही है, बहुत ही ज़्यादा थिन होती जा रही है। अब ये जितनी ज़्यादा थिन होगी उतनी ज़्यादा ये इनइफेक्टिव होगी यूवी रेडिएशंस को वापस भेजने में, ठीक है। अब उससे क्या होगा, हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा ना। हमें देखो क्या हो सकता है, हम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका, ह्यूमन लाइफ पर या प्लांट लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर और इट्स इफेक्ट। अब ये जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर है ये एक सीरियस थ्रेट है मैनकाइंड के लिए, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस। देख सकते क्या है आप, ये देखो 1918 में फर्स्ट टाइम ओजोन ब्लैंकेट में एक होल देखा गया था, ठीक है। होल मतलब वहाँ पर थिनिंग। अब ये होल कहाँ देखा गया था, ये देखा गया था अंटार्कटिका के अपर एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये होल कहाँ देखा गया था, 1918 में, कहाँ पर, अंटार्कटिका में देखा गया था, ठीक है।
आपको एक चीज़ और याद रखनी है, मैंने बोला ये थिनिंग का डिप्लीशन का मतलब क्या है, ओजोन लेयर का थिन होना। ये जो थिन है यानी हर साल एवरी ईयर 1% डिक्रीज, यानी हर बार अगर 1% डिक्रीज होता है ना ओजोन में, उसकी वजह से 2% इंक्रीज स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। 1% डिक्रीज 2% रिस्क बढ़ा देता है स्किन कैंसर का, ठीक है, क्योंकि ओजोन नहीं होगी तो सन की जो रेज है वो डायरेक्टली अर्थ पर आएंगी, जिसके कारण हमें स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है। अब देखो डिप्लीशन हो किसकी वजह से रहा है, क्यों हो रहा है ये डिप्लीशन। तो क्या होता है, कुछ नेचुरल प्रोसेसेस और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से, जो हम लास्टली पॉल्यूशन में देख चुके हैं, क्या रिलीज होती है, NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये NO2 क्या करती है, हमें पता है O यानी एटॉमिक ऑक्सीजन। एटॉमिक ऑक्सीजन अभी हमने लास्ट में देखी थी, यानी जब O2 के ऊपर UV रेडिएशंस फॉल करेंगी तो वो किस में टूट जाएगी, एटॉमिक ऑक्सीजन में। यही है यहाँ पर रिएक्टिव एटॉमिक ऑक्सीजन, जब ये NO2 के साथ मिलेगी तो ये NO बना लेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये है मेन रीजन किसका, ओजोन डिप्लीशन का। ये है मेन रीजन फॉर ओजोन डिप्लीशन। एक और है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो भी हम चेक करेंगे। अभी यहाँ पर देखना आपको, ये क्या है, ओजोन डिप्लीशन का कारण है, ठीक है। अब कैसे होगा ये देखो यहाँ पर ये NO किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, NO3 के साथ। ध्यान से देखना इसको, NO और NO3 रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, एक तो बना रहे हैं NO2, है ना। अब अगर इसके साथ एक ऑक्सीजन चली गई तो यहाँ क्या बचा, O2 हो गया ये। उसके बाद देखो यही जो NO2 है, ये वाला NO2, ये फिर से जो रिएक्टिव ऑक्सीजन है हमारी एटॉमिक ऑक्सीजन, उसके साथ रिएक्शन करके बना लेता है एक तो NO और एक बना लेता है O2। अब इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना, देखो अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करूंगी तो ये वाला NO इस वाले NO से कट आउट हो जाएगा, और ये वाला जो NO2 है ये इस वाले NO2 से कट आउट हो जाएगा। जो बचा वो लिख दो, यहाँ क्या बचा, O3, फिर एक एटॉमिक ऑक्सीजन, और इन दोनों को ऐड करूंगी तो क्या बचेगा, 2O2, है ना। तो हो गई ना ओजोन डिप्लीट, ठीक है। अब आपको याद रखना है ये जो NO होता है बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग होता है, क्योंकि इसका सिर्फ एक मॉलिक्यूल ही चेन रिएक्शंस सेटअप कर देता है, और एक बार अगर चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है ना फिर वो नहीं रुकती। जैसे मान लो इसने यहाँ पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये एटॉमिक ऑक्सीजन है यहाँ पर हमारे पास, जैसे ये एटॉमिक ऑक्सीजन बनेगा, भाई ये एक NO का मॉलिक्यूल है, इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, इसे रिएक्टिविटी की बढ़ती जाती है, तो अगर एक बार चेन रिएक्शन सेटअप हो गई ना फिर उसको रोकना बहुत डिफिकल्ट है। अब ये चेन रिएक्शन क्या करेंगी, ये रिमूव करेंगे ओजोन को, यानी ये कंज्यूम करती जाएगी। देखा ना यहाँ पर NO ने हमें ये दिया है, अब इसकी वजह से ये O3 कंज्यूम हो रहा है और किस में टूट रहा है भाई, O2 में। तो क्या करेगा, सिर्फ एक मॉलिक्यूल चेन रिएक्शंस को सेटअप कर देगा, जिसकी वजह से जो ओजोन है वो रिमूव होती हुई चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक तो NO रीजन है, एक तो आपको याद रखना है, ये रीजन याद रखना, कभी कभी आ जाता है कि भाई ओजोन डिप्लीशन के जो कारण है वो क्या है, तो एक तो आपको NO याद रखना है क्योंकि ये चेन रिएक्शन सेटअप कर देता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, भाई ये बहुत ही मेन रीजन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम बोलते हैं CFCS, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं मेन रीजन किसका, ओजोन डिप्लीशन का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं जैसे CFCl3, CF2Cl2, CF3Cl, इनको फीरोन्स बोलते हैं। इनका भी नेमिंग करने का एक अलग तरीका है, शायद कार्बन कंपाउंड में मैंने करवाया हो, अगर नहीं करवाया तो कोई बात नहीं, अगर इनकी नेमिंग पे कोई क्वेश्चन आया होगा तो मैं ज़रूर वो करवा दूंगी आपको। देखो आपको याद रखना है ऐसे कंपाउंड जो क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन को मिलाकर बने होते हैं। तो दिख रहा है एक है क्लोरीन, है ना, 3 क्लोरीन है, फ्लोरीन और कार्बन है, यहाँ भी क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन, क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन। ऐसे कंपाउंड जो क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन को मिलाकर बनते हैं, तो ऐसे कंपाउंड जो क्लोरीन, बेसिकली वो कंपाउंड जो क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, 3 चीज़ें याद रखनी है, क्या क्या, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन को मिलाकर बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फीरोन्स, ठीक है। अब ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, ऑडोरलेस होते हैं, यानी इनकी कोई स्मेल नहीं होती, नॉन टॉक्सिक होते हैं, नॉन फ्लेमेबल होते हैं, जलेंगे नहीं, और थर्मली भी ये स्टेबल होते हैं, ठीक है। ये यूज़ होते हैं एयर कंडीशनर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में, फायर फाइटिंग मटीरियल्स में, फास्ट फूड पैकेजिंग मटीरियल्स में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के स्टरलाइजेशन में, है ना, मेडिसिन इंडस्ट्री में, और प्लास्टिक फॉर्म में भी इनको यूज़ किया जाता है। अब ये क्या करते हैं, ये जो, अब देखो ये सारी चीज़ें तो रोज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनके अंदर ही क्या यूज़ हो रहा है, CFCS।
अब ये नुकसान कैसे पहुंचाता है वो देखो, ये थर्मली स्टेबल होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्टिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, और ये ना क्लोरीन रेडिकल्स प्रोवाइड करते हैं। ये याद रखना है, क्लोरीन रेडिकल मतलब क्लोरीन के ऊपर इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन होगा जो एटमॉस्फेयर में जाकर, यानी इस एटमॉस्फेयर में भी कहाँ, स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, और चेन रिएक्शन ही हमारी कारण होती है किसका, ओजोन लेयर डिप्लीशन का। तो वो जो क्लोरीन फ्री रेडिकल हमें मिलेगा वो क्या करेगा, चेन रिएक्शन सेटअप कर देगा, जिसकी वजह से ओजोन डैमेज होगी। अब देखो आपको यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा बताती हूँ। देखो यहाँ पे एक फिरोन ले रखा है हमने CF2Cl2। सबको पता है कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4। अब मान लो यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर भी फ्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, बन गया ना, ये क्या बन गया, CF2Cl2। ठीक है। अब जैसे ही इस पर सन रेडिएशंस पड़ेंगी, सन रेडिएशंस मतलब H पहले ही बता चुकी हूँ मैं, तो क्या होगा, ये बॉन्ड को तोड़ेंगी, डिकम्पोज होगा। तो आपको ये पता है ना, ये हर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो सपोज अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूँ तो इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। एक ये ले लेगा, एक ये ले लेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, CF2, इसके साथ 2 फ्लोरीन है और एक क्लोरीन, इस तरीके से मिलेगा, मिल गया। और ये वाला क्लोरीन मुझे अलग मिलेगा, मिल गया। अब ये कहाँ से आया पता चल गया, ये जो बॉन्ड टूटा, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने ले लिया और एक इसने। जब ऐसे बॉन्ड तोड़ने पर दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स अलग ले लेंगे, उन्हीं को हम बोलते हैं रेडिकल्स। तो ये क्या बन गए, रेडिकल बन गए। जब दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा, तो ओजोन के साथ भी ऐसे हो सकता है ना। देखो यहाँ पर ओजोन हो गया, यहाँ पर इस तरीके से मान लो 3 लगा देती हूँ, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो इसमें क्या होगा, एक ये तीनों जब टूटेंगे, ये अपना अलग ले लेगा, ये अपना अलग ले लेगा, ये अपना अलग ले लेगा, यहाँ से इसको मिलेगा, ऐसे अलग अलग कर दो। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, इसमें से एक ऑक्सीजन तो इस Cl के साथ कंबाइन हो जाएगी। ठीक है। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कंबाइन। देखो इस रिएक्शन को मैं थोड़ा ऐसे बताती हूँ, आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो ओजोन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होते हैं। ओ एक डबल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं और एक इस तरीके से O से कनेक्ट होते हैं, ऐसे कनेक्ट होते हैं इस तरीके से। ठीक है। और यहाँ पर होते हैं हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये ना एक डेटिव बॉन्ड का होता है। उतना आपको याद नहीं रखना है, बस आपको इतना याद रखना है कि इसमें से ये वाला तो आप अलग निकाल दो। ठीक है। तो इसमें से 2 मॉलिक्यूल तो ऑक्सीजन बना लेते हैं और एक इसके साथ जुड़कर ये बना लेता है, इसे बोलते हैं परक्लोराइड आयन। अब ये फिर से एक और एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। अब ये वाला O और ये वाला O जुड़कर तो O2 बना लेंगे, और यहाँ क्या बनेगा, Cl फ्री रेडिकल। मेनली आपको बस इतना याद रखना है। अगर समझ आए तो ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। याद सिर्फ आपको इतना करना है कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, इनका मेन काम होता है क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट करना, ये जनरेट करना। तो आपको याद रखना है कि ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स होते हैं, यही चेन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीट होती है। तो जो मेन जो रीज़न है आपको याद रखना है, मेन रीज़न क्या याद रखना है, मेन रीज़न आपको ये याद रखना है कि जो ओजोन डिप्लीशन का मेन रीज़न है वो है CFCS। क्या रीज़न है, CFCS। पहला तो आपको ये याद रखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये क्या करते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट कर देते हैं। क्लोरीन फ्री रेडिकल जो चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे, और इन चेन रिएक्शंस की वजह से हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट होगी, राइट। और दूसरा आपको याद रखना है NO जो हमने पीछे देखा था, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये जो हमारी है, एक तो हमारी है ये Cl और एक है हमारा NO। इन दोनों का काम ही क्या है, चेन रिएक्शन सेटअप करना, और चेन रिएक्शंस की वजह से ही ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट देखो, अब हमने पता है कि जो सबसे पहला ओजोन डिप्लीशन है वो कहाँ देखा गया, अंटार्कटिका में। अब अंटार्कटिका में इतना डिप्लीशन क्यों हो रहा है, वहाँ का रीज़न क्या है, तो उसको तो हम बाद में देखेंगे। पहले आप ये देखो, ओजोन डिप्लीशन का मेन कारण क्या है। एक तो ये Cl फ्री रेडिकल है ना, अगर इस Cl फ्री रेडिकल को ही हम ख़त्म कर दे, तो अगर हम इसको ख़त्म कर दे तो फिर ओजोन डिप्लीशन नहीं होगा, है ना। तो अंटार्कटिका को छोड़कर जो बाकी पार्ट है ना स्ट्रेटोस्फेयर का, अंटार्कटिका के अलावा जो है, वहाँ पर रिएक्शंस होती हैं कुछ जो इस क्लोरीन फ्री रेडिकल को कंज्यूम कर लेती हैं। या हमने देखा था ऐसा बन रहा था कुछ जो इन दोनों को कंज्यूम कर लेती हैं, और जब ये दोनों ही नहीं रहेंगे तो फिर ओजोन डिप्लीशन नहीं होगा, है ना। तो क्या होता है, देखो ये ClO नेगेटिव NO2 के साथ रिएक्शन कर लेता है, यानी एटमॉस्फेयर में NO2 भी तो है, तो ये बना लेता है क्लोरीन नाइट्रेट। तो फ्री रेडिकल तो यहाँ बचा ही नहीं,
तो ये तो कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया। ऐसे ही जो हाइड्रोकार्बन है उसके साथ Cl फ्री रेडिकल मिल जाते हैं। अब ये कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पर है 4 हाइड्रोजन, अगर मैं कोई भी एक बॉन्ड तोड़ दूँ, सपोज ये तोड़ दूँ, तो एक ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये अलग हो जाएगा। तो क्या होगा, ये वाला तो अलग बच गया हमारा, क्या CH3 फ्री रेडिकल, और ये H और ये वाला फ्री रेडिकल मिलकर क्या बन गया HCl। तो क्लोरीन का फ्री रेडिकल भी कंज्यूम हो गया और ClO नेगेटिव का भी फ्री रेडिकल कंज्यूम हो गया। अब जब ये दोनों ही नहीं रहेंगे तो हमारी ओजोन लेयर डिप्लीशन नहीं होगा। ऐसा अंटार्कटिका के अलावा दूसरे रीजन्स में होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, मतलब ये दो रिएक्शंस की वजह हमारा चेन मैकेनिज्म क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय, तो ओजोन डिप्लीशन ही नहीं होगी और कोई ओजोन होल क्रिएट नहीं होगा। पर जो अंटार्कटिका है वहाँ पर कंडीशंस थोड़े से अलग होते हैं। अब वहाँ पर कंडीशंस कैसे अलग होते हैं वो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो अंटार्कटिका में जो ओजोन डिप्लीशन है वो स्प्रिंग टाइम में होता है। स्प्रिंग टाइम कब से कब तक होता है, अर्ली सितंबर से लेट अक्टूबर तक वहाँ पर, ठीक है। और फिर जो ये ओजोन होल है स्प्रिंग टाइम के बाद अपने आप ही रिकवर होने लगता है, ठीक है। अब स्प्रिंग टाइम में क्या होता है, ऐसा स्प्रिंग टाइम में क्या होता है, वहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्लाउड्स बनते हैं जिनको पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कहा जाता है। ये चीज़ याद रखनी है, ये आ सकता है कि कौन से क्लाउड बनते हैं अंटार्कटिका में। तो आपको याद रखना, अंटार्कटिका में 2 अलग टाइप के क्लाउड बनते हैं जिनका नाम क्या है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, जिन्हें क्या बोलते हैं, PSCs इन शॉर्ट मैंने बोला है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं, ये 2 टाइप के बनते हैं, यानी 2 टाइप से बन सकते हैं। देखो टाइप 1 वो क्लाउड होते हैं जिनमें कुछ अमाउंट में नाइट्रिक एसिड ट्राईहाइड्रेट होता है, वो भी सॉलिड में। देखो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला सबको पता है HNO3, और ट्राईहाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब H2O, ट्राई मतलब 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये कौन से टेम्परेचर पर बनते हैं, 196 केल्विन पर। टाइप 2 क्लाउड्स में कुछ आइस फॉर्म्स होती हैं और कितना टेम्परेचर होता है, 188 केल्विन, ठीक है। अब क्या होता है, क्लोरीन नाइट्रेट जो फॉर्म्ड हुए हैं रिएक्शंस में वो क्या होते हैं, 2 ट्रांसफॉर्मेशंस में चले जाते हैं। अभी हमने पीछे देखा था ना ये वाला रिएक्शन, देखो यहाँ पर ये देखा था, ये वाला रिएक्शन, ये वाला दिख रहा है, ठीक है। अब अंटार्कटिका में क्या होगा, ये तो हमें पता है कि ये जो हमारा ClO है ये NO2 के साथ रिएक्शन करके ये बना लेगा ClONO2, इसे ही बोलेंगे हम क्लोरीन नाइट्रेट। अब क्या होगा, वाटर वेपर तो बहुत ज़्यादा होंगे ना अंटार्कटिका में, उनके साथ ये रिएक्शन करके एक तो बना लेगा HOCl हाइपोक्लोरस एसिड और एक बना लेगा HNO3, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ये जो ClNO2 है HCl के साथ रिएक्शन करके एक देगा Cl2 और एक क्या देगा HNO3। अब आपको याद रखने हैं ये 2 क्या, एक HOCl और एक क्या याद रखना है Cl2, मेन रीज़न। अब ये जो HOCl और Cl2 होते हैं ये रिकन्वर्टेड हो जाते हैं क्लोरीन एटम्स में, यानी ये हमें क्या देंगे यहाँ से, क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब ये अगर क्लोरीन फ्री रेडिकल ये दे देंगे, दूसरे रीजन में ये रिएक्शन नहीं होती है, ये नहीं होगी तो वहाँ ओजोन डिप्लीशन नहीं होगा। क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में एक तो वाटर के साथ और एक HCl के साथ रिएक्शन कर, आप याद रखना बस, H2 के साथ मिलकर HOCl देगा, HCl के साथ मिलकर Cl2 देगा, यानी कि जो हमारा अंटार्कटिका है वहाँ पर हमें एक तो ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों का काम है Cl फ्री रेडिकल जनरेट करना, क्लोरीन एटम जनरेट करना। अब अगर ये जनरेट हो गया तो क्या हो जाएगी, चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और चेन रिएक्शन का काम क्या है, ओजोन डिप्लीशन करना। तो यहाँ पर इनकी वजह से चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन होगा, ठीक है। देखो अब ये जो HOCl है इसके ऊपर जब सनलाइट पड़ेगी, HNO है सनलाइट, तो HOCl है ना, ठीक है। अब यहाँ से HO ऐसे होता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये अपना फ्री रेडिकल अलग, ये अपना फ्री रेडिकल अलग, ये अलग और ये अलग बन गया ना ये, और उसकी वजह से क्या स्टार्ट होगी, चेन रिएक्शन। और उस चेन रिएक्शन की वजह से ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और इस चेन रिएक्शन की वजह से भाई क्या होगा, ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। ये मेन रीज़न होगा ओजोन डिप्लीशन का। तो ओजोन डिप्लीशन का मेन कारण क्या होता है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल होते हैं। या फिर दूसरी चीज़ जो बनी थी अंटार्कटिका में वो क्या थी, Cl2। अब Cl2 पे भी जब HNO पड़ेगी तो Cl के बीच भी सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये अलग हो जाएगा, और यहाँ से क्या जनरेट होंगे, क्लोरीन फ्री रेडिकल, जो क्या स्टार्ट कर देंगे, चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। और चेन रिएक्शन ही हमारा मेन रीज़न है किसका, ओजोन डिप्लीशन का, है ना। अब देखो ये क्या करते हैं, ये जो रिएक्टिव Cl एटम्स होते हैं क्या करते हैं, ओजोन को डिप्लीट करते हैं, किसके थ्रू, चेन मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो स्प्रिंग टाइम की कहानी है ना, बताया था ना स्प्रिंग टाइम में ऐसा होता है, ठीक है।
अब ये जो विंटर्स होती हैं उसमें भी हमारे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनते हैं। PSCS बताया था, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स अंटार्कटिका में बनते हैं, और जो वहाँ के विंड कवर हैं वो इस पैटर्न को कवर कर लेते हैं, पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड वाली जो हवा है वो एक वर्लपूल बना लेती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, पोलर वर्टेक्स। ठीक है, अब क्या होता है, जब स्प्रिंग ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पर सनलाइट बढ़ने लगती है, यानी जब वहाँ पर समर स्टार्ट होती है तो वहाँ पर सनलाइट इंक्रीज होती है। तो ये जो वर्टेक्स है, यानी ठंडी हवाओं का जो वर्टेक्स बनता है वो टूटने लगता है, ब्रेक डाउन होने लगता है नवंबर स्टार्टिंग में। और जो ओजोन रिच एयर है तो वो टेम्परेट रीजन से फिल होने लगती है, और क्या करती है, वो ओजोन होल को फिल कर देती है। ठीक है, तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, मेन आपको याद रखना है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन का जो मेन कारण है वो एक तो CF2Cl2 है, यानी आप याद रख सकते हैं CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनका मेन काम क्या होता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट करना। इनकी वजह से क्या जनरेट होते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। दूसरा आपको याद रखना है एक NO। अब ये क्या करते हैं, ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, और उस चेन रिएक्शन की वजह से क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट याद करना है। देखो मेन जो कारण है ओजोन डिप्लीशन का वो CFCs है, क्योंकि CFCs ही क्या देते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल की वजह से इतनी ज़्यादा चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ओजोन डिप्लीशन। अब इस ओजोन डिप्लीशन को कम करने के लिए, क्योंकि अगर ओजोन ऐसे डिप्लीट होती हुई चली जाएगी तो वो तो हमें तो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करेगी। सीधे सनरेज अर्थ तक आएंगी तो ह्यूमन लाइफ और प्लांट लाइफ अफेक्ट होगी। अब इसके हार्मफुल इफेक्ट भी हम देखने वाले हैं। तो इन हार्मफुल इफेक्ट्स को रोकने के लिए 24 कंट्रीज़ ने 1987 में एक प्रोटोकॉल साइन किया था, और जिसका नाम क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये याद रखना है, कौन सा प्रोटोकॉल साइन किया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था कि भाई जो फिरोन्स का प्रोडक्शन है वो कम होना चाहिए, यानी फिरोन्स की जगह कोई और ऐसी चीज़ यूज़ करनी चाहिए जो ओजोन को डिप्लीट ना करे। ठीक है, तो ये पहला स्टेप था जो लिया गया था 1987 में, और ये प्रोटोकॉल याद रखना है कि ओजोन डिप्लीशन को बचाने के लिए जो प्रोटोकॉल साइन किया गया था उसका नाम क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होती हुई चल जाएगी तो होगा क्या उससे। देखो, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर से क्या होगा, एजिंग ऑफ स्किन, है ना, स्किन खराब हो जाएगी, है ना, बढ़ती हुई चल जाएगी, छोटे हैं फिर भी बड़े दिख रहे हैं, कैटरेक्ट हो जाएगा, आंखों की बीमारी, सनबर्न होगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां हमें लग जाएंगी। यूवी रेज हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। पता है, जब इम्यून सिस्टम ही वीक होगा तो बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन होगा, वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाएंगे। बहुत ज़्यादा यूवीज का एक्सपोजर मरीन प्लांट्स और मरीन एनिमल्स को डैमेज करेगा। ठीक है, यूवी रेज एडवर्सली अफेक्ट द प्लांट प्रोटीन्स विच लीड टू हार्मफुल म्यूटेशंस ऑफ सेल। अब जब प्लांट प्रोटीन ही डैमेज होगा तो सेल्स भी डैमेज होंगे, उसमें म्यूटेशंस होगा, यानी DNA में चेंज हो जाएगा फिर। ठीक है, ऑल्सो इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ सरफेस वाटर का जो इवेपोरेशन है वो बढ़ जाएगा, है ना, डिप्लीशन होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, इवेपोरेशन बढ़ेगा स्टोमेटा के थ्रू, है ना। तो जो सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यूवी रेस के इंक्रीज से ही प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाए। ये जो यूवी रेस का इंक्रीज है वो पेंट्स को भी डैमेज करेगा, फाइबर्स को डैमेज करेगा, तो उनका जो कलर है वो क्या होता है, चल जाएगा, फेड होता हुआ चलेगा, बहुत ही ज़्यादा फेड हमें दिखाई देंगे। तो अगर मान लो ओजोन ही नहीं रहेगी तो वो हमें हर तरीके से अफेक्ट करेगी, चाहे वो प्लांट हो, एक्वेटिक हो या टेरेस्ट्रियल हो, तो वो प्लांट्स को भी अफेक्ट करेगी, एनिमल्स को भी अफेक्ट करेगी और ह्यूमन लाइफ को भी अफेक्ट करेगी, और हमारे स्किन कैंसर इस तरह की डिजीज़ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देगी। ठीक है, तो ये था हमारा ओजोन और ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई टॉपिक समझ नहीं आया हो तो आप वो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कई लोग मुझसे बोल रहे थे PDF के बारे में, तो वो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चैनल का डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करो, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो आपको नोट्स मिल जाएंगे कहाँ, टेलीग्राम चैनल पर। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, एक MCQs की बात है, तो देखो कुछ MCQs तो ऑलरेडी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, और हम नए सीरीज से भी स्टार्ट करेंगे नए प्रैक्टिस सेट को जल्दी ही। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।